दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोरंजन टीम में। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं रॉलेट एक्ट के बारे में। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो आज मैं बात करूंगा अनुच्छेद 18 से 30 तक। इससे पहले वाले वीडियो मैंने समानता के अधिकार के बारे में बताया था 14 से 18 तक। तो आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 19 से 22 तक वर्णित है। इसमें कहा गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसका मतलब यह हुआ कि आप सरकार के हित में कुछ बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, मीडिया की पूरी आज़ादी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूरा अधिकार है, आप कुछ बोल सकते हैं। सिंपल से उदाहरण से आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर आप चाइना के निवासी हैं या फिर आप उत्तर कोरिया के निवासी हैं तो आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको बिना इन्फॉर्मेशन, बिना अरेस्ट वारंट के आपको वहाँ गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा है आप संगठन कर सकते हैं, आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन ये एसोसिएशन और सभा देश की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यह वैध नहीं माना जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आप इस देश में, पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी राज्य में घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कहीं भी आप पूरे देश में संपत्ति खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूरी आज़ादी है। तो आर्टिकल 19 में यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का वर्णन है और इसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आर्टिकल 20 में कहा गया या दोष सिद्ध में संरक्षण। इसमें कहा गया अपराध के समय का कानून। इसे आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2020 में कोई अपराध करता है और उसकी सुनवाई 2023 या 24 तक चलती है, इसी बीच उस अपराध की सज़ा पर संशोधन होता है और उस अपराध की सज़ा को घटा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है। तो जब उस व्यक्ति को 2023 या 24 में सज़ा सुनाई जाएगी तो उस अपराध की सज़ा का प्रावधान जो 2020 में थी वही सज़ा उसे 2023 या 24 में दिया जाएगा, ना कि संशोधन के बाद वाली सज़ा। इसी में कहा गया एक अपराध की एक सज़ा। मतलब अगर आप कोई अपराध किए हैं और उसकी सज़ा आप काट चुके हैं तो जीवन में आप उस अपराध की सज़ा आपको दोबारा नहीं दी जाएगी। तीसरा इसमें कहा गया खुद के विरुद्ध दी गई गवाही अदालत में मान्य नहीं होगी। आर्टिकल 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। उसे सामाजिक जीवन से दूर नहीं किया जा सकता है। उसके मूलभूत इकाइयों को जैसे हवा, पानी, मेडिकल आदि को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। और अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो यह एक कानूनन अपराध है। 86वां संशोधन किया गया सन 2002 में और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के क में रखा गया और इसी में कहा गया हर व्यक्ति की प्राइवेसी उसका मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। गिरफ्तारी दो तरीके से होती है, एक होता है जब अपराध कर दिए हैं और एक होता है जब आप अपराध करने वाले हैं। मतलब एक अपराध से पहले भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है और एक अपराध के बाद। तो समझते हैं अपराध के बाद वाली गिरफ्तारी। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति अपराध कर दिया हो और उसके नाम से FIR हो चुका हो और उसके नाम से अरेस्ट वारंट इशू हो गया हो। जब अरेस्ट वारंट इशू हो जाती है तो जब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अगर उसे मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उसके अपराधों का विवरण नहीं दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह कस्टडी से छुटकारा पा सकता है। दूसरा है होम अरेस्ट, जिसे कहते हैं या नज़रबंदी कहते हैं, और इसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता था। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब महबूबा मुफ्ती को होम अरेस्ट किया गया था धारा 370 हटने से पहले, क्योंकि सरकार को मालूम थी कि ये भड़काऊ भाषण देंगे जिससे दंगे फैल सकते हैं, जिस वजह से बहुत सारे अपराध हो सकते हैं। तो अपराध को रोकने के लिए
अपराध को रोकने के लिए अपराध होने से पहले ही उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, जिसे होम अरेस्ट कहते हैं, नज़रबंदी भी कह सकते हैं। और उस कंडीशन में उस व्यक्ति को 30 दिन तक बिना वारंट के ही कस्टडी में रखा जा सकता है, या फिर सलाहकार बोर्ड के बिना संसद के पास यह शक्ति है कि वह 6 महीने तक उस व्यक्ति को कस्टडी में रख सकती है। अब समझते हैं जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, न्यायिक हिरासत। एक सिंपल सा उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उसके खिलाफ जो भी एविडेंस होते हैं उसे उसका विवरण दिया जाता है, तो उस एविडेंस से मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अपराधी यही है, लेकिन अपराधी साबित उस समय नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट उसे 14 दिनों के लिए जेल में रखती है। यह मैक्सिमम 14 दिनों तक ही हो सकती है। जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम 14 दिन की होती है और पुलिस को यह आदेश देती है कि आप 14 दिनों के भीतर आप ऐसे एविडेंस हमें प्रस्तुत कीजिए जिससे यह साबित हो सके कि हाँ अपराधी यही है। तो उस कंडीशन में जितने दिन के लिए वह व्यक्ति जेल में रहता है उसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है, न्यायिक हिरासत कहा जाता है। अब यही समझते हैं रिमांड क्या होता है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और उस वक्त पुलिस के पास उतने एविडेंस नहीं हो पाते हैं जिससे कि यह साबित कर सके कि अपराधी यही है, लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ अपराध इसने किया है, तो उस व्यक्ति को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या मैक्सिमम 14 दिन के लिए उसे जेल में रखती है, जिसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है, न्यायिक हिरासत कहा जाता है। और इसी दरमियान पुलिस दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने यह अर्जी रखती है कि उस व्यक्ति से मुझे दोबारा इंट्रोगेशन करना है, पूछताछ करना है, तो मुझे वह व्यक्ति चाहिए। तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को दोबारा पुलिस को सौंप देती है, जिसे रिमांड कहा जाता है। जो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है, तो जुडिशियल कस्टडी के दौरान उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि वह खुद के बचाव के लिए एक वकील रख सके, ताकि वह साबित कर सके कि वह निर्दोष है। मैंने कहा था कि आज आर्टिकल 30 तक मैं बात करूंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। शेष बचे हुए आर्टिकल को मैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।